फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस में हमने कुछ मिसलिनियस टाइप्स यानी विविध प्रकार के टाइप्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 टाइप्स तो कर लिए थे। 2 प्रकार के वाक्य, एक में जिसमें कहावत होती है वो वाले, और एक जिसमें अंदर सब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते वो वाले। ठीक है, अब आता है टाइप्स 3। टाइप्स 3 कौन से होते हैं? मतलब ऐसे वाक्य जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हो। दो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो जिस वाक्य के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है उस वाक्य का 2 तरह से पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो चलो वो वाले वाक्य भी देख लेंगे। ठीक है, यदि किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो तो उसके 2 तरह से पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया गया पैसिव वॉइस ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, मतलब दोनों ही सही है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे? जो पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया गया होगा। ठीक है, और एग्जाम्स में भी अगर जो मतलब कोई वाक्य है और उसके 4 आंसर दिए कि इस वाक्य का पैसिव वॉइस क्या है, और उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर भी पैसिव वॉइस बनाया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर भी पैसिव वॉइस बनाया गया है, तो हम मान्यता पहले किसको देंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके कुछ एग्जांपल्स है वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इस प्रत्येक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी अ बुक, मी और अ बुक ये ऑब्जेक्ट है। द गार्ड्स रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस 2 ऑब्जेक्ट है। मांगीलाल टीचेज अस ग्रामर, अस और ग्रामर 2 एग्जाम्पल है। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट, यू और टिकट ये एग्जाम्पल है, ये 2 ऑब्जेक्ट है। हु टॉट यू फ्रेंच, यू और फ्रेंच ये ऑब्जेक्ट है। ही हैंडेड हर अ चेयर, उसने एक उसको चेयर पकड़ाई, तो हर और अ चेयर ये 2 क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो दोनों से ही पैसिव वॉइस बनेगा, इससे भी बनेगा। देखो कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये बुक है वो तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सजीव होता है वो 99 वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा सही कौन सा माना जाएगा? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया गया। पहले मैं आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला लेकर बनाता हूँ, अ बुक से बनाता हूँ। अ बुक ये पास्ट सिंपल है, तो इसका क्या होगा? अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ठीक है, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ये तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बनाया। अब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बनाता हूँ। तो मी जब आगे आएगा सब्जेक्ट की जगह तो क्या लिखा जाएगा? आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों लिखे गए हैं, तो प्रेफरेंस कौन सी देनी है? नीचे वाले को, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया गया है। एसएससी है वो भी इसको सही मानती है,
इसको सही नहीं मानती। बहुत से जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है वो इसको ज़्यादा सही प्रेफरेंस देता है। जब भी अपवाद होता है तो इसको ज़्यादा सही माना जाता है। द गार्ड्स रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। तो हिम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एडमिटेंस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो, अब इसको बनाएंगे तो पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। एडमिटेंस was refused to him by guards। अब इसको ही हिम को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको लेके बनाएंगे तो क्या होगा, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय गार्ड्स। दोनों ही तरह से बन सकता है। मांगीलाल टीचेज अस इंग्लिश। मेरा नाम मांगीलाल है, ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मांगीलाल टीचेज अस इंग्लिश, यानी मांगीलाल हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो अस और ग्रामर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था कि जब क्रिया के साथ हम व्हाट यानी क्या शब्द पूछते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्रिया के साथ whom या whom ये पूछते हैं तो हमें मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि मांगीलाल हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो अगर हम ये पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, ग्रामर, तो मिल गया हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाता है, तो ये मिल गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पढ़ाए तो क्या बनेगा, ग्रामर इज टॉट, यानी कि ग्रामर पढ़ाई जाती है किसको, हमें, टू हिम, टू अस, किसके द्वारा, मांगीलाल के द्वारा, तो बाय मांगीलाल। अब मैं अस को लेकर भी, अस जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय मांगीलाल, ठीक है। तो दोनों ही सही है, लेकिन प्रेफरेंस कौन सी देनी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को। द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। मैनेजर तुम्हें एक टिकट देगा, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, पहले डायरेक्ट वाले से बना दो। अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। और इसी को ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलकर जाएंगे तो यू विल बी गिवन अ टिकट बाय मैनेजर। हु टॉट यू फ्रेंच, ये पांचवा टेंस है, यानी कि पास्ट सिंपल। तुम्हें फ्रेंच भाषा किसने पढ़ाई, तो फ्रेंच भी है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यू। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हु को हु लिखेंगे, हु, ठीक है। फिर इसकी पैसिव वॉइस बनाएगी तो हु वॉज फ्रेंच, नहीं हु नहीं, बाय हु को क्या लिखते हैं, बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। और इसको ही जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, ठीक है। यानी किसके द्वारा तुम्हें फ्रेंच पढ़ाई गई, और हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू, यानी कि किसके द्वारा फ्रेंच तुम्हें पढ़ाई गई, ठीक है।
दोनों ही बन सकते हैं। ही हैंडेड हर अ चेयर, उसने उसको एक चेयर पकड़ाई। तो क्या होगा, इसको पहले इनडायरेक्ट डायरेक्ट से बनाएंगे तो अ चेयर वॉज हैंडेड टू हर बाय हिम, और इसको इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो शी वॉज हैंडेड अ चेयर बाय हिम। ठीक है, तो यदि वाक्य के अंदर दोनों ही ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, तो हम दोनों को लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में कभी भी दोनों ही आ जाए तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिलकर जो बना हुआ पैसिव वॉइस होगा, ठीक है, उसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। ठीक है, उसके मुकाबले की वो जो दूसरा है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप ये इतना है वो उतार लीजिए। ठीक है, तो हमने 3 टाइप पढ़ लिए। अब हम पढ़ते चौथा टाइप। चौथा टाइप कौन सा, कि यदि मतलब मॉडल्स आ जाए, ठीक है, मॉडल्स वाले वाक्य। तो एक्टिव वॉइस में अगर किसी वाक्य में मॉडल है तो कैसे लिखे जाते हैं अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट फिर मॉडल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर, ठीक है, ये होता है। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, मॉडल है वो मॉडल ही रहेगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस बाय करके सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स है वो लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, ताकि ज़्यादा वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखो इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्ट मॉडल वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, दिस क्वेश्चंस, फिर कैन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सॉल्व्ड, फिर बाय मी। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ये हो गया पैसिव वॉइस में। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, ये हो गया पैसिव। ही मस्ट डू इट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इट मस्ट बी डन बाय हिम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, ही मस्ट हैव डन इट। अब मान लो ये लिखा गया है कि मॉडल है, फिर हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आपको याद करने से ज़्यादा समझ लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मॉडल है, मॉडल का मॉडल ही रहने दो, मॉडल को मारो गोली। अब इतना समझ लो कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको भूल जाओ। इतना समझ लो कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये मान लो कि ये बेरा, और इसको ये मान लो कि ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यही समझ लो कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या करेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ही मस्ट हैव डन इट, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इट मस्ट हैव बीन डन बाय हिम। ठीक है, अब ये समझ लो, ही मस्ट बी डूइंग इट,
अगर मान लो इस फॉर्म में आ जाए, मॉडल फिर बी और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, ठीक है। अब देखो, मान लो कि एक वाक्य है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, अ लेटर इज बीइंग डन बाय हिम, यही तो होता है। अब इसके यहाँ से अगर ये अ लेटर गायब कर दें तो यहाँ से अ लेटर गायब हो जाएगा, बाय हिम गायब कर ले तो ही गायब हो जाएगा। तो इज राइटिंग, इज क्या है, बी वर्ब है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म है। तो यदि बी वर्ब के बाद में फोर्थ फॉर्म है और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनते हैं, बी वर्ब, बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि बी वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म है, मॉडल को ऐसे कैसे रहने दो, ये देखो बी वर्ब के बाद में फोर्थ फॉर्म है, बी वर्ब के बाद में फोर्थ फॉर्म है तो क्या होगा, बी वर्ब, बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस क्या होगा, मॉडल को मॉडल की जगह रहने दो, बी वर्ब को क्या लिखेंगे, बी वर्ब फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही मस्ट बी डूइंग इट, इसको कैसे लिखेंगे, इट मस्ट बी बीइंग डन बाय हिम, ठीक है, इतना समझ लिया। अब ये वाला देखो, पुलिस मे हैव बीन हैरेसिंग हिम। अब मान लो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा लिखा जाए, मॉडल फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो आप मॉडल को भूल जाओ और एक तरफ से ये देखो कि ये कौन सा है, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये मान लो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यही मान लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। और मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का क्या है, पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर बनाना पड़े तो क्या करेंगे, हम बीइंग लगा देंगे और उसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, मॉडल प्लस हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चौथे टेंस का बनाना हो तो बीइंग करके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पीछे बीइंग लगा लेते हैं तो वो उसकी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो क्या होगी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ही मे हैव बीन बीइंग हैरेस्ड बाय पुलिस, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये मॉडल है, मॉडल के पीछे जो ये वाले स्ट्रक्चर है ये कैसे बनते हैं, कई बार आपको टीचर ऐसे लिखा देता है कि ये बच्चों देखो, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसको पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेना, यदि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेना, इसका ये हो तो इसका ये कर लेना, लेकिन समझाता कोई नहीं है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो समझ लेना, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को 5 मिनट पीछे जाना और फिर वापस देखना कि ये बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बच्चों को तो बता दी और इसको बच्चे बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं और चलो एक बार तो याद हो जाता है, लेकिन परीक्षा में फिर भी भूल जाते। तो मैंने ये बी वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म है, इसका ऐसे करके ऐसे बनता है, इसलिए ये बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वो बी ई फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस बनता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है, तो आप ये लिख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, या वैसे बताई थी पर लिखा ही नहीं थी, ठीक है। तो आप, मैं उसको साइड में कर एक बार लिखा देता हूँ, वो आप लिख लो, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। मैंने कहा था कि चौथा, आठवां, 10वां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू और 10वां फ्यूचर कंटिन्यू, इसकी पैसिव वॉइस में वाक्य में
इस मतलब ये जो वाक्य होते हैं इस टेंस के, उसके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी हो बनाना ही है तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि उन सब की हेल्पिंग वर्ब के पीछे बीइंग लगा लेंगे तो पैसिव वॉइस में उनकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि चौथा टेंस है, चौथा टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की, या तो हैज़ बीन होगी या हैव बीन होगी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? हैज़ बीन बीइंग, या तो ये यूज करेंगे या हैव बीन बीइंग ये यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह आठवां टेंस है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इसके अंदर मान लो कि है हैड बीन, तो हैड बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? हैड बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर 12वां टेंस है इसका क्या होगा? विल हैव, एक्टिव वॉइस में होती है विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एक होता है शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जब इसका पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा? इसके पीछे बीइंग लगा देंगे, विल हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या शैल हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और रह गया 10वां टेंस यानी कि फ्यूचर कंटिन्यू, इसके क्या होता है? विल बी और शैल बी, एक्टिव वॉइस में विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। इसका भी अगर हम पैसिव वॉइस में अगर बनाना चाहे जोर जबरदस्ती से तो इसके पीछे भी बीइंग लगा लेंगे, विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर किया था हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको कहा था कि मान लो कि ये चौथा टेंस है और चौथा टेंस की का वाक्य है और इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी तो इसको कैसे किया? हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में किया। ठीक है, तो आप इसको भी उतार लेना। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कंटिन्यूस का भी लिखाया था कि इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, वो इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो वॉज बीइंग वर्ब बीइंग, ये भी लिखाया था। परफेक्ट का भी लिखाया था, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं लिखाया था। ठीक है, कि परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, वो मैंने बोला ही था। तो लेकिन चलो अब लिखा भी देता हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, ये सारा कुछ जो है वो आप उतार लीजिए। तो हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए, एक छोटा सा टाइप्स भी बचा है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, मतलब अगर कोई वाक्य कंडीशनल सेंटेंस में लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस मैंने अच्छे से पढ़ा लिए हैं। ठीक है, आप YouTube की मेरी प्लेलिस्ट में जाओ और उसके लगभग 6 वीडियो हैं, वो अच्छे से देखो, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस अगर जब एरर बनती है ना, ठीक है, मान लो आपके एग्ज़ाम में से एरर के 10 क्वेश्चन आ गए 100 में से इंग्लिश के, तो इतना तो समझ लो कि 30% क्वेश्चन एरर के अंदर से कंडीशनल सेंटेंस के अंदर से ही बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि वहीं से हर चीज़ कनेक्टेड होती है। ठीक है, टेंस पूरा का पूरा टेंस एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी ने प्लेलिस्ट वो नहीं देखी हो कंडीशनल सेंटेंस की तो वो जाके देख लो। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस है वो वीडियो पॉज करके लिख लेता हूँ ताकि कम टाइम खर्च हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशनल सेंटेंस लिखे हैं
इफ़ पीपल फाइंड यू स्टीलिंग, यानी लोगों ने तुम्हें चुराते हुए देख लिया या देखा, दे विल नॉट स्पेयर यू, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इफ़ द गवर्नमेंट इशू द नोटिफिकेशन, यानी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन या सूचना जारी की, इशू की, वी शैल स्टॉप द ट्रांसफ़र ऑफ मनी, हम पैसों का ट्रांसफ़र रोक देंगे। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद करता। हैड द ऑफिसर टेकन ब्राइब द CBI वुड हैव एप्रीहेंडेड हिम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें करना क्या है, जो कंडीशनल सेंटेंस में जो लिखा गया वाक्य है उसको पैसिव वॉइस में लिखना और कुछ नहीं करना। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ को इफ़ की लिखेंगे, पीपल फाइंड यू स्टीलिंग। ठीक है, तो ये पहला टेंस है, इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ यू आर फाउंड स्टीलिंग, कॉमा, दे विल नॉट स्पेयर यू, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, इफ़ द गवर्नमेंट इशू द नोटिफिकेशन वी शैल स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ द मनी, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका पैसिव वॉइस, इफ गवर्नमेंट इशू द नोटिफिकेशन, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इफ द नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा, कॉमा, ये ऐसे कैसे कर लिख दो, वी शैल स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ मनी। अब इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि तुमने मुझे इन्फॉर्म्ड किया होता, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म किया होता तो तुम्हारी हेल्प करता। तो इसका भी ऐसे ऐसे लिखेंगे, यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, इसका ये सातवां टेंस का वाक्य पास्ट परफेक्ट का, तो इसका क्या होगा, इफ़ आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, हेल्प्ड नहीं, हेल्प्ड। ठीक है, हैड द ऑफिसर टेकन ब्राइब, ये हैड आ गया, मतलब ये भी इसी टेंस का ही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हैड ब्राइब बीन टेकन बाय द ऑफिसर, कॉमा, ये पीछे ऐसा का ऐसा, तो CBI would have apprehended him। ठीक है, तो ये था कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में पैसिव वॉइस है तो कैसे लिखना। वैसे ये कोई खास था नहीं, बस ये तो हम पढ़ते ही आए हैं, बस आप ये कंफ्यूज नहीं। बस मैं इसके सीखने लायक बात यही है कि जो इफ़ है इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, इसके साथ जो जुड़ा हुआ जो कंडीशनल क्लॉज है इसको ही पैसिव वॉइस में बनाना है, इसको पैसिव वॉइस में नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाली बात थी। ठीक है, तो लो आप मेरे साइड में हो गया, इसको उतार लो। ठीक है, चलो एक और लिख पढ़ लेते हैं लास्ट। वैसे लास्ट तो नहीं है पर आज का एक लास्ट है, क्योंकि छोटा सा ही पढ़ लेते हैं, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यदि कोई वाक्य है वो इट इस टाइम से शुरू हो रहा है तो उसके आगे क्या आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में अभी जाओ, वीडियो पॉज करो और बताओ कि क्या पढ़ाया था मैंने। ठीक है, मैंने पढ़ाया था 5वें टेंस में, जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तब पास्ट सिंपल टेंस में मैंने पढ़ाया था कि यदि वाक्य के आगे
इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम, ये अगर करके कोई वाक्य लिखा गया है और पूरा का पूरा सेंटेंस है तो वो वाक्य पांचवें टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में होगा। और सिर्फ वर्ब है तो वो वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा तो क्या होगा, इट इज़ टाइम, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। और यही वाक्य जब पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इट इज़ टाइम, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, यदि एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी कहीं बहुत सारी जगहों पर। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। एक और वाक्य लिखा मैंने, इट इज़ टाइम टू क्लोज द डोर। मैंने एक और वाक्य लिखा, इट इज़ टाइम टू टेक कॉफ़ी। या कोई टी भी चाय पीना चाहता है तो वो चाय भी ले सकता है, जिसकी जो मर्जी। अब देखो ये क्या है, इट इज़ टाइम, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर भी ये है, इसके अंदर भी ये है। और अगर इट इज़ टाइम से अगर कोई वाक्य स्टार्ट होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, यदि कोई वाक्य एफर्मेटिव मतलब एक्टिव वॉइस में लिखा गया तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे, इट इज़ टाइम। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमेशा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि टू ऐसे। तो टू ओपन है, इसको क्या लिखेंगे, टू बी ओपनड। सॉरी, वो पास में मंदिर की पूजा स्टार्ट हो गई थी तो उसके नगाड़े बज रहे थे, तो मुझे अचानक से बिना बताए आपको वीडियो पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो पूजा बंद हो गई है। चलो अब आगे का पढ़ते हैं। तो देखो, इट इज़ टाइम टू बी ओपनड, और फिर नहीं सॉरी, मैंने आपको शायद गलत पढ़ा दिया। देखो, इट इज़ टाइम और इट इज़ टाइम वो तो लिखेंगे, और फिर लिखेंगे फोर, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये लिखेंगे। वो फोर करके ऑब्जेक्ट है, वो मैं बताना भूल गया था। तो देखो, इट इज़ टाइम, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फॉर द शॉप टू बी ओपनड। ठीक है, यानी कि यह शॉप को खोले जाने का समय है। इट इज़ टाइम टू क्लोज द डोर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी क्लोज्ड। एक ये हो गया कि इट इज़ टाइम, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, इट इज़ टाइम, फिर आएगा फोर, और फिर क्या आएगा, टी या कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद हो, फोर कॉफ़ी या टी, जो भी आपने यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो भी दोनों में से एक यहाँ पर लिख देना। इट इज़ टाइम फॉर कॉफ़ी या टी टू बी टेकन। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट का वीडियो हो चुका होगा। तो ये टाइप 6 तक तो पढ़ते पढ़ते आ गए। लगभग 10 या 12 टाइप कुछ है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप ये उतार लो, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, जो कि मैं हर बार कहता हूँ, तो आपको वीडियो लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार में भी छोटे भाई बहन हैं, अपनी गली मोहल्ले, अपने गांव में। ठीक है,
अपनी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस वहाँ पर भी, ठीक है, हॉस्टल में वगैरह, जो भी आपका फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है। आप इस तरह से मेरी मदद कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरी मदद करो। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। एक वीडियो आप देख रहे हो तो इतना तो कर ही दो कि कमेंट में आप बताओ कि हाँ आप अच्छा पढ़ाते हो और मुझे इससे बहुत हेल्प मिल रही है, ठीक है। ये आप जब कमेंट में लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे और भी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल। ओके बाय।